बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबरनामा, आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। खबरनामे में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं और इन खबरों के हवाले से जो हाल अहवाल है, जो तफसीलात है, जो मालूमात है, आप तक या आपकी नज़र करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक अहम इशू पे बात करेंगे और ये अहम इशू है हज साल 2024। यूं तो हर साल तकरीबन हमने देखा कि जब भी जम्मू कश्मीर से आज़मीन हज के लिए रवाना होते थे, उस वक्त जब फॉर्म भरे जाते थे तो एक लंबी कतार हुआ करती थी हज हाउस के सामने। तो लोगों की एक बड़ी तादाद हुआ करती थी जो एप्लीकेंट्स के तौर पर अपने फॉर्म जमा कराते थे। और जब ये एप्लीकेंट्स फॉर्म भरते थे तो उसके बाद कुरानंदाजी होती थी, क्योंकि जो अलॉटेड कोटा होता है उसके मुताबिक ही इन सीटों को पूरा किया जाता था। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिला जब जम्मू कश्मीर को जो कोटा दिया गया है उससे कम एप्लीकेशंस इस साल आई है। हो सकता है कि इससे पहले भी ये कभी इस तरह ये चीज या ऐसा वाक़ा पेश आया हो, लेकिन इस बार ऐसा वाक़ा पेश आया कि मरकजी सरकार की जानिब से, मरकजी हज कमेटी की जानिब से जम्मू कश्मीर के लिए 11,500 जो कोटा था आज़मीन का वो अलॉट किया गया था। लेकिन जो खबर मिल रही है वो ये है कि जम्मू कश्मीर को इस साल सिर्फ 7,000 आज़मीन ने फॉर्म जमा कराए। आखिर वजूहात क्या है? कहीं हज के लिए जो अखराजात है वो ज्यादा महंगे तो नहीं हुए, नंबर 1। नंबर 2, क्या लोगों के पास पैसे की कमी तो नहीं है कि जिसकी वजह से आज़मीन ने अफोर्ड नहीं कर पाए कि वो हज पर जाते। हज एक अहम फरीजा है उस शख्स के लिए जिसको हज की इस्तिक़रात हो, जो हज करने के लिए जो उसे सामान चाहिए, जो उसे रकम चाहिए, उसके लिए होना बहुत जरूरी है। फैसल रियाज से भी जानने की कोशिश करेंगे, जो हमारे नुमाइंदे हैं, इस खबर पर गहरी नजर रखे हुए हैं। तो कुल मिलाकर आखिर सूरत-हाल क्या है, वजूहात क्या है? क्योंकि बाज़ इतलात ये भी आ रहे हैं कि इन्फ्लेशन काफी हुई है, महंगाई भी काफी ज्यादा हुई है, जो एक इंसान के जो घरेलू अखराजात है वो पूरे नहीं हो पाते हैं। सेहत को लेकर जो अद्वियात की कीमतें हैं वो भी ज्यादा हो गई है, बचत लोगों की कम हो रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि लोग तरक्की की राह पर है, लोगों की कमाई हो रही है और कारोबार भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। जब ये सब कुछ चल रहा है तो फिर क्या वजह है कि साल 2024 में जाने वाले जो आज़मीन हैं उनकी तादाद जम्मू कश्मीर से कम है? कुछ हज अफसरान के साथ जो हमारी बात हुई है उनका कहना है कि वो इस मामले को देखेंगे कि कहीं इसमें डेट क्या बढ़ा दिया जा सकता है या नहीं बढ़ा दिया जा सकता है एप्लीकेशंस के लिए, वो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन जो इसके लिए मुकर्रर डेट थी वो खत्म हो रही है। लेकिन बात यही है कि शायद कहीं ना कहीं लोगों के पास पैसा कम है, अखराजात ज्यादा है, और हज भी हम देख रहे हैं कि साल दर साल अब महंगाई होता जा रहा है। पहले सब्सिडी दी जाती थी, अब सब्सिडी भी खत्म हो रही है। फैसल रियाज के हवाले से मुझे इशारा मिल रहा है कि वो हमारे साथ मौजूद है। फैसल, 11,500 आज़मीन का जो कोटा था जम्मू कश्मीर को मिला था, लेकिन सिर्फ 7,000 आज़मीन ही अपनी दरख्वास्त जमा कर पाए। वजूहात क्या है? क्या हज महंगा हो गया या हज के अखराजात महंगे हो गए, या हम जहां पर रहते हैं वहां पर अखराजात महंगे हो गए कि अब एक इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता है कि वो हज का जो अमाउंट है उस पे हज पे जाए? देखिए हिलाल, जब हम हज की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि हमेशा की तरफ से लोगों की कसीर तरह इसके लिए जाती थी। जहां तक आपने अब यहाँ के हज के महंगे होने की बात की तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन जब हम ऑल ओवर जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की तरफ देखते हैं तो उसमें काफी ज्यादा असर पड़ा है। हालांकि टूरिज्म बूम इस वक्त यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन ये भी आपको बता दें कि टूरिज्म हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी नहीं है, बल्कि हमारी रीढ़ की हड्डी एग्रीकल्चर और उसके साथ साथ जो हॉर्टिकल्चर है वो है। और हॉर्टिकल्चर का आपको पता है कि किस तरीके की जो है बाकी हॉर्टिकल्चर का आपको पता होगा कि किस तरीके का असर उस पर बढ़ा है, खासकर जिस तरीके से अमेरिकन एप्पल्स लाए गए, ईरानियन एप्पल्स लाए गए, तो इस यहाँ के कारोबार पे जो काफी ज्यादा असर पड़ा। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारे सेबों की जो रेट थी उसमें भी काफी ज्यादा असर हुआ। करीबन 35 लाख के करीब लोग
लोग जो है वो उन सेब के कारोबार पे जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, तो ये वही लोग हैं। आप जब 35 लाख लोग मुतासिर हो रहे हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि जो ये वही लोग हैं जो हज के लिए जाना चाहते थे, लेकिन जब पैसा नहीं था, अब उनके सेबों को पैसा नहीं आया, जो इनको फल थे वो खराब यहाँ पे हो गया। कभी कभार बंद भी किया गया रोड, और कभी ड्यूटी जो है बढ़ाई गई, ईरान से जो एप्पल लाए गए, अमेरिका से एप्पल लाए गए, तो उस पर डायरेक्टली असर पड़ा। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन पूरे कश्मीर की है, पूरे जम्मू कश्मीर की है, वो कहीं ना कहीं अनस्टेबल है। बिल्कुल, ये भी एक नुक्ता हो सकता है। लेकिन कुछ मुबस्सिरीन ये भी कहते हैं कि जो घरेलू अखराजात है, चाहे हम चावल की बात करेंगे, तेल की बात करेंगे, चाय, मिर्च, मसाला, जो भी घरेलू अखराजात इंसान को पूरे करने होते हैं, अद्वियात से ही अगर हम देखते हैं, कहा जाता है कि उसके रेट्स भी बढ़ गए हैं। अब लोगों की बचत ही कम हो रही है। नतीजा यह है कि फिर ग्रेजुअली दीगर इन चीजों पे जो एडिशनल चीजें हम समझते हैं, हालांकि हज फर्ज है, तो ऐसी चीजों के लिए फिर इंसान की बचत ही जब कम हुई है तो वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते। ये भी एक रीजन बताया जा रहा है। देखिए, ये तो आम सी बात है कि जो इस वक्त हमारी एसेंशियल कमोडिटीज है उसमें किस तरीके से इजाफा हुआ है। तो अब इंसान सोचता है कि अब हज पे जाए, बाकी चीज करे, या अपने अहल अयाल को पाले, क्योंकि आप देखिए तेल की कीमतें कहां पे है। चावल इस वक्त आप देखिए कॉर्पोरेट्स पे हमें मिलता था, राशन कार्डों पे अच्छा मिलता था, अब उसके लिए भी बाज़ाब्ते तौर पर इंतजाम करना पड़ता है। पहले हमारे पास बड़े बड़ी तादाद रहती थी चावल की, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ 1 किलो 2 किलो रहते थे, क्योंकि राशन कार्डों पे उतना ज्यादा नहीं मिलता था। या बाकी जो एसेंशियल चीज है उसमें भी काफी ज्यादा वो महंगे हुए हैं, जिसका असर डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि आम इंसान की जेब पे पड़ा है। ऊपर से हॉर्टिकल्चर का भी हाल बुरा है, या हैंडीक्राफ्ट का भी हाल बुरा है। तो कहीं ना कहीं ये 2-3 चीजें थी जिससे कश्मीर के लोगों की इकोनॉमी बढ़ जाती थी, उनके पैसे आ जाते थे। लेकिन जब डायरेक्टली वो असरअंदाज हुए तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके के प्रोग्राम, हज के जाने के लिए प्रोग्राम, इन पे भी असर पड़ा। लोग अब प्रेफर करते हैं घर में ही बैठना, और वो चाहते हैं कि जितना महंगा हज हो गया इसमें भी इजाफा हो गया, सब्सिडी खत्म की गई, लोग अब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, अपना नुक्ते नजर रखने के लिए। फैसल रियाज हमें अपडेट कर रहे थे कि वजूहात क्या हो सकते हैं कि इस साल जो दरख्वास्तें कम गई हैं हज के लिए, या जो हज की अदायगी के लिए, क्योंकि 11,500 का जो स्लॉट हमें मिला था, एक कोटा मिला था, उसके मुकाबले में सिर्फ 7,000 आजमीन इस बार दरख्वास्तें जमा कराने में अभी तक कामयाब हुए, और माना जा रहा है कि ये बहुत कम है। और अब यहाँ अगर जो कोटा बचता है तो इससे मरकजी हज कमेटी को दिया जा सकता है, ताकि वो दूसरी स्टेट्स के अंदर इसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर के अंदर इसमें डेट जो दरख्वास्तें हासिल करने के लिए क्या बढ़ा दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर घरेलू अखराजात की कीमतें बढ़ गई हैं, और इंसान की जो बचत, जो सेविंग्स होती थी, वो कम होती जा रही है। और दूसरी जानिब हज पे भी जो खर्चात है, क्योंकि पहले सब्सिडी दी जाती थी सरकार की जानिब से, अब सब्सिडी भी नहीं है, तो उसमें अब हज भी कहीं ना कहीं महंगा हो गया है। नतीजा ये है कि जब कलेक्टिवली इन चीजों को देखा जाता है तो यही एक रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से इस बार आजमीन की तादाद कम हो गई है। चलिए, एक तरफ हम देख रहे हैं कि लोग जैसे गरीब होते जा रहे हैं या अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब कुदरत की मार भी लगातार है। चुराई कलान के अंदर यूं तो बर्फ हुआ करती थी, कई फुट कई गज बर्फ भी कई इलाकों के अंदर हुआ करती थी, लेकिन इस बार जैसे जून जुलाई मार्च अप्रैल के दिन चल रहे हैं, धूप खिलखिलाती है, लेकिन ये खिलखिलाती धूप आम लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। ज़रूरी सेक्टर के साथ वाबस्ता लोगों के लिए भी ये मुसीबत से कम नहीं है। सेहत के एतबार से भी ये किसी मुश्किल से कम नहीं है। सयाहती एतबार से भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, और यही वजह है कि जब रहमत बारा न हो, जब बारिश न हो, न बर्फ न हो, और चुराई कलान चल रहा हो, तो फिर इसका इलाज क्या है? इलाज लोग कुदरत से ही देखते हैं। और इस हवाले से अलग अलग जगहों पर हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार नमाजें अदा की जाती है। नमाज इस्तिस्का जो बारिश के लिए अदा की जाती है, और वही नमाज इस्तिस्का जामिया अहले हदीस बेमना श्रीनगर के सहन में आज अदा की गई। जमीयत अहले हदीस के नायब सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ अलकिंदी ने यह नमाज पढ़ाई, और रिक्कत आमेज मनाजिर यहाँ पर देखे गए। और इस दौरान यहाँ जो मौजूद लोग थे उन्होंने अल्लाह से रहमत बारा के लिए खुसूसी दुआ की।
فضلك اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا رحمتك اللهم رحمتك نستغيث يا رحيم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أعطيناك طائعين مخبتين راجعين إلى رحمتك راجعين رحمتك راجعين رحمتك خائفين من عذابك اللهم احفظنا من كل شر اللهم احفظنا من كل شر नाज़रीन, बात करते हैं कांग्रेस की जानिब से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की गई है और इस हवाले से जहां ये रैली आज मणिपुर से शुरू होनी थी, वहीं पर नई दिल्ली से ही कांग्रेस के जो लीडरान हैं वो मणिपुर के लिए रवाना हुए और उसके बाद पैदल ये मार्च जो है वो शुरू हो गया है। राहुल गांधी इस मार्च की क़यादत कर रहे हैं। लगभग 67 दिनों तक ये यात्रा जारी रहेगी और मुल्क की 14 रियासतों से ये तकरीबन गुजरेगी और बिलाकर ये मुंबई पहुंचेगी और मुंबई में इसका आखिरी दिन होगा। और कांग्रेस का मकसद है कि इससे हम सोशल जस्टिस और उसके साथ साथ जो एक पॉलिटिकल जस्टिस है ये उसकी जंग है और अवाम के अंदर से एक जोश जज्बा कांग्रेस के तय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस लीडरान का वो काफिला आप देख रहे हैं जो दिल्ली से मणिपुर की तरफ रवाना हुआ और उसके बाद वहां से ये अपना सफर शुरू कर रहे हैं। ये तो हमारे लिए और हमारे भारतीय राजनीति के लिए परिवर्तनशाली क्षण है। भारत जोड़ो यात्रा से हमारे संगठन में एक नई उमंग आई, एक नई एकजुटता दिखाई दी और हम जो हमारे लिए हमें शक्ति की जरूरत है, फिर से हमने उसको पुनर्जीवित किया। उसी को आगे लेते हुए राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने की निर्णय लिए उन्होंने और आज से मणिपुर से अगले 67 दिनों के लिए 6000-2000 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जाएगी, जिसका अंतिम समारोह मुंबई में होगा। मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा। इधर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर तरुण चुग ने इंडिया इतिहाद पर सवालात खड़े करते हुए कहा कि इस इतिहाद में जो भी लोग हैं वो किसी न किसी मामले में मुलविस पाए जाते हैं। केजरीवाल और ममता बनर्जी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि इन दोनों लीडरों के खिलाफ भी कई मामलात ईडी के सामने दर्ज हैं और इस तरह से आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये इतिहाद किस तरह का है। देश की जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही हैं और जानबूझकर अरविंद केजरीवाल जो कि भ्रष्टाचार की दलदल में, भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा में पूरी तरह लिप्त हैं, वो बचने का रास्ता निकाल रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के लिए सख्त कानून होने चाहिए, लोकपाल होना चाहिए। इस नाम पर सत्ता में आए केजरीवाल, बदलाव की सोच लेकर आए केजरीवाल आज सबसे बड़े भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में स्थापित हो चुके। पार्टी, इनकी सरकार के मंत्री जेलों में, सांसद जेलों में, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान किया जा रहा। सच सामने आना चाहिए और केजरीवाल जी, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आपको नियम पालन करने चाहिए, ना कि नियमों और इंस्टीट्यूशंस का खिलवाड़ उड़ाना चाहिए। ममता बनर्जी के राज में बंगाल
मॉब लिंचिंग की और अत्याचार की, सामूहिक बलात्कार की, हत्याओं की कैपिटल बन चुका है, जहां राजनीतिक दलों के सांस लेने पे भी ममता बनर्जी को ऐतराज है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है और पुरुलिया में जिस तरह साधुओं पर हमला हुआ है और लगातार ममता बनर्जी जी के राज में कभी रामनवमी पर पथराव, कभी साधुओं की हत्याएं, कभी सामूहिक बलात्कार, बस्तियां जलाना, ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे ऐसे लग रहा है कि वहां कानून, लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति ही नहीं है और ममता बनर्जी नए जमाने की जिन्ना बन के उभरी हैं और हर रोज हत्याएं, लूटपाट, हमले, भ्रष्टाचार, सामूहिक हत्याएं और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को मारने की जैसी घटनाएं बताती हैं कि बंगाल पूरी तरह से। नाज़रीन, अपनी पार्टी की जानब से आज हाउसिंग कॉलोनी छानपुरा श्रीनगर के अंदर एक कन्वेंशन का इनेकाद हुआ और इस कन्वेंशन में पार्टी के सीनियर लीडरान यहां पर मौजूद थे। पार्टी के सीनियर लीडर रफ़ी अहमद मीर, मुंतज़िर मोहिदीन, मोहम्मद अशरफ मीर और दीगर लीडरान भी इस कन्वेंशन में यहां शरीक हुए। इस कन्वेंशन में पार्टी को आने वाले इंतखाबात के पेश नज़र मजबूत से मजबूत तर बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूंसी में तम साथ पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी पर इलेक्शन नाज़रीन, बात शोपियां की करते हैं। शोपियां के सेदो इलाके में दौरान शब आग की एक होलनाक वारदात में 2 मकान जलकर खाकस्तर हुए और माना जा रहा है कि इस मकान में एक लड़की की शादी के लिए जो जेवरात होते हैं वो भी जलकर खाकस्तर हुए हैं और इस तरह से मुतासरी ने जिला कमिश्नर से मावनत की अपील की है। रोजन 3 बजे नार 3 बजे अंदर कन शेंगे पता नमाज वेल तमो वुजन अंदर कन दजो सोरे आयल यमो दोप तुम नेरो नबर दुब ये नबर द्रा शुर वुर कर नबर अत मकलियोमुत पता गाँव वाल माम वाल अत अंदोन तथ कह नुकसान गो क्या अत द्रा कहीं टोटल न कहीं फाल्ट लोगा क्या लोगा नेबर कह अम द्रा न दुत न नजदीक खुर बचे में बाल बाल हर बोन इधर वाकुरा गुमवारा गांधरबल के मकामी लोगों ने शिकायत करते हुए बताया है कि अगर मकामी सड़क की कुशादगी के हवाले से कई बार हुक्काम को आगाह भी किया गया, ताहम आज तक सड़क की कुशादगी को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से वाकुरा और मुल्हिका इलाकों में रहने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने इंतजामिया से मांग की है कि सड़क की कुशादगी के हवाले से संजीदा इक़दाम किए जाएं ताकि मकामी लोगों को मजीद मुश्किलात से दो चार न होना पड़े। मैं वाकुरा का रहने वाला हूँ। मसला ये है कि यहाँ वाकुरा से लेकर गांववार तक ये लिंक रोड है, ये बहुत गांव को आपस में जुड़ाता है। गांधरबल भी यहाँ से पड़ता है। हम तहसील यहाँ पर वाकुरा तहसील हेड क्वार्टर है, जो यहाँ के नजदीकी गांव वाले हैं जिनका तहसील यहाँ पड़ता है, उनको यहाँ दुश्वारियां होती है आने जाने में। यहाँ ये थोड़ा तंग सड़क है और इसमें आने जाने का ठीक से अच्छा नहीं है ये सड़क, इसमें थोड़ा वाइडनिंग कम है, इसलिए यहाँ एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, यहाँ खतरा रहता है एक्सीडेंट होने का। बारिश में जब ये लैंडस्लाइड होता है तो मिट्टी आकर रोड पर गिरती है, यहाँ फिसलन पैदा होती है, फिर यहाँ पैदल चलने में भी दुश्वारी आती है। गाड़ी तो चलती ही नहीं उस दिन। हाँ, मैं गया हूँ 31/12/2022 को। मैंने बहुत रोजान वोकर मगर यपर बह वनकन पकान, मतलब यपर यह शार्टकट गसा यह वत
बस पान कारबारी बस श्रीनगर डेली गाड़ी कारस डेली मतलब डेली यूज अस वत हूं यपर काफी मुश्किलात यह सारे गामन मतलब श्रीनगर सत रलान कोरगस सत रलान गांदरबलस सत रलान हर कुछ गांव और हमसाय गांव अतन और पेवान ज्यादा कराया दोदस वदस सत पेवान दोहस 2-3 फिर और तसन मगर यपर ये विज उबुर वुबुर करान यपर पे गाड़ वसान कहें ये मुश्किलात योर आमुत छम योर चुलमुत यह बोट नीर इसलिए गोस अत साइडन दोन अगर अत गन ना वाल युत न चले बोन तो वस हेर मेहरबानी कर। नाज़रीन आज के खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।